गाजियाबाद के 8वीं बटालियन एनडीआरएफ के कमांडेंट के तौर पर पीके तिवारी जी ने पदभार संभाला है। फिलहाल वो पूरे इस एनडीआरएफ की यूनिट के फिलहाल अभी निरीक्षण पर हैं। हमारे कुछ सवालात हैं सर कि एनडीआरएफ वाकई काबिल तारीफ काम कर रहा है और देशी नहीं बल्कि विदेश की एजेंसियां यहाँ आती हैं इन सब चीज़ों को परखने के लिए। तो सोचेंगे कि किस तरीके के अब और ऐसे आप लोगों को आवश्यकताएं लगती हैं कि हाँ एनडीआरएफ में और आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आपका खुद मूल कैडर आईटीबीपी रहा है। तो और आईटीबीपी के अलावा आपके कैसे नए नए यहाँ पर चैलेंजेस होंगे? आईटीबीपी में जैसा कि हमने आपको बताया था कि बॉर्डर गार्डिंग हमारा मुख्य टास्क होता है। इसके अलावा जो भी चाहे एंटी नक्सल में भी हमारी डिप्लॉयमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर में भी हमारी डिप्लॉयमेंट होती है, वीवीआईपी सिक्योरिटी में हमारी डिप्लॉयमेंट होती है। और हमने सारे थिएटर में काम करके जो एक्सपीरियंस मिला हमारा, और पीछे जो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स भी कर रखे हैं, और जो हमारा रेस्क्यू जोशीमठ में किया था उसका अपना अनुभव है। तो पूरी अपनी लाइफ का मैं निचोड़ बताना चाहूँगा, सर्विस लाइफ का। 23 साल की सर्विस में जो सबसे ज़्यादा आनंद हमें देता है वो पल देता है जब हमने जोशीमठ में 20,000 से ज़्यादा लोगों को, हेमकुंड साहब और बद्रीनाथ एक्सिस में फंसे लोगों को निकाला था। एक युद्ध के टाइम पे काम करने के लिए सैनिक तैयार होता है, और हमारी जो सिखलाई होती है उसमें है कि लास्ट सांस, अंतिम सांस तक और अंतिम गोली तक हमने मोर्चा नहीं छोड़ना। तो वो हालात तक हमने लड़ने के लिए और देश के लिए न्यौछावर होने के लिए अपनी ट्रेनिंग ली है। और ये हमें इम्प्लीमेंट करने का मौका पहली बार जो मिला था 2013 में उत्तराखंड फ्लड के टाइम पे। उस समय हमारे जवान और अधिकारी, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ, लगातार दिन रात पता नहीं चल रहा था कैसे टाइम बीत जा रहा है। क्योंकि उस समय जो मानवता की हालत हो रखी थी, जो वहाँ पे फंसे लोगों की, उनको निकाल के जो सुकून मिल रहा था, तो हमारी ज़िंदगी का, हमारी करियर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट मैं मानता हूँ। और इस चीज़ को आगे भी हम कर सकें तो वो हमारे लिए एक सौभाग्य होगा। हालांकि मैं नहीं चाहता कि कभी, दिल से प्रार्थना यही है कि कभी डिजास्टर ना हो, लेकिन कभी आए तो हम अद्भुत तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड करके अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकें, हम अपनी पूरी ट्रेनिंग का उसमें इस्तेमाल कर सके। और ये उद्देश्य से हम यहाँ पे आए। तो इसीलिए जो जिम्मेदारी आपने पूछी, जो हमें लगती है कि एक बार तो डिजास्टर होने के बाद आपका रिस्पांस होता है, एक है कि पहले से ही जन जागरूकता अभियान फैलाएं। तो अभी जैसे कोविड में हमने काफ़ी काम किया है लोगों को जागरूक करने का, और अभी योजना अभी चूँकि बनी नहीं है, एक बार उसका फाइनलाइज होगा तो हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे। पहली बार देख रहे जी। हैं कि कई जगह ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे रेस्क्यू कराने के दौरान महिलाओं का इस्तेमाल काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि महिलाएं थोड़ा अनईजी फील करती हैं जी। हमारे पुरुष रेस्क्यूअर के साथ। इसमें आपके यहाँ महिला विंग तैयार हुई है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रही है और अभी वो फील्ड में भी उतरने वाली है। ये सोच कहाँ से डिराइव हुई? ये हमारे जो बल प्रमुख हैं उनका इसमें काफ़ी अहम रोल है, और काफ़ी पॉजिटिव सोच के साथ हमारे बल प्रमुख बल को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो उनका भी सोच है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सोच है कि महिलाओं की भागीदारी फोर्सेज में और सारे फील्ड में होनी चाहिए, ताकि आधी आबादी का जो उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हम कहीं पिछड़े हैं दुनिया के दौर में, तो उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो सारे जगह पे उनको मौका मिल रहा है, सेना में भी, अर्धसैनिक बलों में भी, पुलिस में भी। और जहाँ पे भी इनको जिम्मेदारी मिली है बहुत ही बढ़िया इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। और एक मानवीय चेहरा भी होता है फोर्सेज में, जो यूनिफॉर्म सर्विसेज में आदमी समाज से कट ऑफ होकर के जो एक रूपता आ जाती है, उसको थोड़ा सा बेहतर फेस के तौर पे भी प्रोजेक्ट करने का है, और उसका असर ऑपरेशंस में भी मिलता है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स वगैरह पे जो महिलाएं हमारी सीआईएसएफ में काम कर रही है, अपनी सेवाएं दे रही है, अद्भुत सेवा दे रही है। डिजास्टर में भी आपने सच बताया, सही बताया बिल्कुल, कि जो महिलाएं हैं उनको रेस्क्यू के दौरान जो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल नहीं होता था, और एक प्रोटोकॉल होता है महिलाओं को हैंडल करने का, वहाँ कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती थी, या लोकल रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ते थे। तो अब वो हमारी डिपेंडेंस लोकल रिसोर्सेज पे ना होकर के अपनी फोर्स होगी, और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको अंजाम दे पाएंगे। अच्छा, आपकी बटालियन पहली है, क्योंकि पीएम ने जब ये कहा प्रधानमंत्री जी ने कि जितने भी हमारे देसी स्वान हैं उनको आप लोग शामिल किए हैं, उनको ट्रेन भी कर रहे हैं, देखा हमने परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी दी थी। जी। दरअसल जो देसी स्वान है, इनको ट्रेन करने में दिक्कतें आ रही है, क्योंकि इनका जो जीन में वो चीज़ें थोड़ी सी होगी कहीं ना कहीं, ये तो साइंटिस्ट बता पाएंगे।
लेकिन जो हमने ग्राउंड में फेस किया है, ये कई बार वो जैसे अभी यहाँ पे भीड़ देख के थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं। तो जो फॉरेन ब्रीड के मुकाबले उनका यहाँ पे दिक्कत आती है, लेकिन जो उनका ऑपरेशन और डिटेक्शन का तरीका है वो बिल्कुल 100% सही है। जितना डिटेक्ट या ऑपरेशन के दौरान ये कामयाब हैं, इससे कहीं भी 19 नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है और उसके लिए हम लगातार अभ्यासरत हैं। दो नए लोकल ब्रीड का और लेके आए ताकि यंग एज में जब शुरू करेंगे तो शायद वो बेहतर रिजल्ट दे पाए। सर सवाल ये कि जो 8th बटालियन है ये दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है, देश की राजधानी के। दूसरा सबसे अहम बात है कि लगातार हम देख रहे हैं कि बिम्स्टेक हो या सार्क के देश हों, वो आ करके और हमने इंटरनेशनल लेवल पे चाहे जापान हो या नेपाल में रेस्क्यू हो वो किया है। तो किस तरीके की एक आप लोगों को लगता है कि हाँ इंटरनेशनल लेवल पर ये फोर्स है, क्योंकि आसपास के हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको भी हम लोग हेल्प करते हैं? जी, ये मैं आपको बता दूं कि 13 बटालियनें इसकी अभी अस्तित्व में हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की, और 3 बटालियनें अंडर रेजिंग है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याण के लिए, आपदा से लड़ने के लिए डेडिकेटेड फोर्स के तौर पे उभर के आई है। और इंटरनेशनल एक्सपोजर की जहाँ तक बात करें तो 2011 में जब जापान में भूकंप, सुनामी और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी तीनों इकट्ठे वहाँ पे समस्या बनी थी, तो हमारी टीम वहाँ पे जाकर के उन्होंने अद्भुत कार्य किया था, जो कि जापान के प्रधानमंत्री ने बड़ी प्रशंसा करी थी। और 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था और काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ था, तो 5 घंटे के अंदर इस वाहिनी की टीम वहाँ पे साइट पे थी, दुर्घटना स्थल पे, भूकंप के साइट पे थी। और उसमें जो टोटल 16 जीवित डेब्रिज से निकाले गए थे, जिसमें से 11 इसी वाहिनी के रेस्क्यूअर्स ने निकाला था। बाद में इंटरनेशनल टीमें भी आई थी, दूसरे देशों की टीमें भी आई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जीवित निकालने का सक्सेस रेट है वो एनडीआरएफ को जाता है। तो एनडीआरएफ का इंटरनेशनल एक्सपोजर इसीलिए है कि हम 311, जिसमें से 2-4-10 इक्विपमेंट यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया है, टोटल हमारे पास 311 इक्विपमेंट है, जिनके द्वारा हम अलग अलग तरीके के मुश्किल हालात को हैंडल करने के लिए सक्षम हैं। चाहे वो फ्लड रेस्क्यू के लिए बोट्स हो, या डेब्रिज से कटिंग करके निकालना हो, गाड़ी में फंसा विक्टिम हो, या और भी किसी तरीके का कोई सिचुएशन आता है, सारे चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए हम मानसिक रूप से भी और इक्विपमेंट के द्वारा ट्रेंड होकर के, प्रशिक्षित होकर के भी तैयार है। थैंक यू सर। जी, ये थे हमारे साथ प्रशांत कुमार तिवारी जी, जो कि बता रहे थे कि हमारे जो वाहिनी है वो किस तरीके से पूरी जो मशीनरीज यहाँ पर अगर आप देखें तो वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन को फुल ऑन करने के लिए काफ़ी हैं। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे भी एनडीआरएफ ने अपनी पहचान बनाई है और उम्मीद ये की जा रही है कि और बेहतर तरीके से जो 2 एनडीआरएफ की बटालियन इंडक्ट हुई हैं वो बेहतर तरीके से काम कर सके, ताकि लाइफ सेविंग जो एक फोर्स है ये वो अपना नाम ऊंचा कर सके। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद।